आज बात करेंगे हम अल्टरनेटिंग करंट थ्योरी, एसी थ्योरी। इस टॉपिक पे, यह टॉपिक आईटीआई इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के बच्चों के लिए भी और पॉलीटेक्निक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करने वाले बच्चों के लिए कॉमन है। दोनों में आईटीआई और पॉलीटेक्निक दोनों में सब्जेक्ट कॉमन है। तो इस पर बात करते हैं एसी थ्योरी। तो जैसा कि आपको पता है, एसी का फुल फॉर्म होता है अल्टरनेटिंग करंट। ये तो लगभग हर कोई बच्चा जानता है, बताना नहीं है, बट फुल फॉर्म याद रखिए। और इसका हिंदी नाम क्या है, उसमें परेशानी हो जाती है लोगों को। जैसे अंग्रेजी में तो बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट, ऐसे ही इसको अगर हिंदी में बोला जाए, कभी कभी पेपर में जो हिंदी लिखी जाती है वह बहुत ही शुद्ध हिंदी लिख दी जाती है, तो इतनी ज्यादा शुद्ध होती है कि समझ में नहीं आता है कहना क्या चाह रहा है। तो अल्टरनेटिंग का जो प्योर हिंदी, तो अल्टरनेटिंग करंट का जो प्योर हिंदी होता है उसे बोलते हैं प्रत्यावर्ती विद्युत धारा। प्रत्यावर्ती विद्युत धारा, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा, इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसी विद्युत धारा जो प्रतिक्षण परिवर्तित हो रही हो। ठीक है, जो प्रतिक्षण परिवर्तित हो रही हो। अभी जब हम इसका एक साइन वेव ग्राफ बनाएंगे तब वहां पर बताएंगे कि प्रतिक्षण कैसे ये चेंज होती रहती है। तो साथ ही साथ दूसरा पॉइंट आता है डीसी। तो डीसी का हिंदी होता है, ऐसे तो फुल फॉर्म इसका होता है डायरेक्ट करंट। परंतु अगर हिंदी की बात करेंगे तो इसका हिंदी होता है दिष्ट धारा। क्या होता है? दिष्ट धारा। तो हिंदी में इसे दिष्ट धारा यानी कि डायरेक्ट करंट बोलते हैं। और डीसी का कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होता है, यह भी याद रखिएगा। और एसी का फ्रीक्वेंसी इंडिया में 50 हर्ट्ज होता है। अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग फ्रीक्वेंसी लेवल रखा जाता है। जब आप कोई उपकरण खरीद के लाते हैं तो उसमें देखिएगा, उसमें एक नेम प्लेट लगी होती है। उस नेम प्लेट पर वोल्टेज रेंज लिखी होती है कि यानी यह किस वोल्टेज रेंज से किस वोल्टेज रेंज के बीच में काम करेगा, और साथ ही साथ फ्रीक्वेंसी भी लिखी होती है। तो उस फ्रीक्वेंसी से एबव या बिलो, यानी कि उस फ्रीक्वेंसी से ऊपर या कम फ्रीक्वेंसी अगर हमारे उस इक्विपमेंट को मिलेगी तो वह इक्विपमेंट हमारा प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करेगा। थोड़ी सी चर्चा यहाँ पर हम पहले डीसी करंट पर करेंगे और इसके बाद फिर हम एसी पर बात करेंगे, फिर एसी सर्किट, एसी थ्योरी पूरा आगे कंटिन्यू करेंगे। पहले थोड़ा सा डीसी के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे डीसी है, फुल फॉर्म हमने बताया कि डायरेक्ट करंट, और हिंदी में बोलते हैं दिष्ट धारा। अगर इसकी डेफिनेशन लिखना हो तो आप लिख सकते हैं कि वह विद्युत धारा जिसका मान और दिशा दोनों नियत रहती है, यानी कि बदलती नहीं है। दिष्ट धारा का जो साइन आप बनाएंगे, सीधे सीधे एक लाइन खींच दीजिए, यह आपकी दिष्ट धारा। यानी कि इसकी, जैसे आप मान लीजिए साइन वेव वाला जब बनाते हैं तो साइन वेव वाला इस तरह से कुछ ऐसे बनाते हैं एसी के लिए। बट अगर डीसी के लिए यही बनाना है तब आप क्या करेंगे, आप ये एक्सिस दोनों ऐसे ही खींचिए, बट यहां पर ऐसे एक लाइन खींच दीजिए। ठीक है, एक लाइन ऐसे खींच दीजिए तो ये हमें क्या दिखाएगी? डीसी को दिखाएगी। यानी कि इसका मान और दिशा, मान और दिशा का मतलब जैसे ये एक लाइन में बढ़ रही है ना, यानी कि ना इसकी वैल्यू कम हो रही है ना ज्यादा हो रही है। दूसरी चीज, डायरेक्शन भी नहीं चेंज हो रही। डायरेक्शन का मतलब जैसे ये एक्सिस है, हमारी एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस के ऊपर वाले को पॉजिटिव डायरेक्शन बोलते हैं, पॉजिटिव फेज, और नीचे वाले को निगेटिव बोलते हैं, मतलब निगेटिव डायरेक्शन पे। तो इसकी दिशा भी नहीं बदल रही है, यह केवल एक ही दिशा में यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन में ही सीधे सीधे चलती चली जा रही है। तो ऐसी विद्युत धारा जिसका मान और दिशा दोनों नियत रहता है उसे दिष्ट धारा
यानी कि डायरेक्ट करंट कहते हैं, इसकी कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। अब इसके भी अपने प्योर, ये जो डीसी है इसके भी अपने जो है कुछ टाइप्स हैं, डीसी के भी अपने कुछ टाइप्स होते हैं। जैसे कि जो हमने बताया अभी, ये वाला, ये एक्सिस हो गई हमारी, ये एक्स एक्सिस हो जाती है, ये वाला वाई एक्सिस हो जाती है। यहाँ पर एक लाइन अगर हम खींच देते हैं तो ये डीसी को डिनोट करता है, तो ये प्योर डीसी के लिए है। तो डीसी का कैटेगराइजेशन क्या है कि पहला वाला जो हो गया ये आपका हो गया प्योर डीसी। ऐसे ही एक दूसरा वाला आएगा तो उसको बोलेंगे हम एक वेरिएबल डीसी, वेरिएबल डीसी यानी कि ऐसी डीसी जिसकी वैल्यू वेरी करती रहे। इसके लिए हम ग्राफ क्या बनाएंगे, ग्राफ ऐसे ही फिर खींचेंगे, ये हमारा एक्स एक्सिस हो जाएगा, हमारा वाई एक्सिस हो जाएगा। और अब यहाँ पर ये जो डीसी के लिए साइन बनाए हैं, सीधा सीधा एक लाइन बनाए हैं कि यानी कि इसका डायरेक्शन और वैल्यू दोनों चेंज नहीं हो रहा है, बट इसमें क्या होगा, इसका डायरेक्शन तो नहीं चेंज होगा, यानी दिशा तो नहीं बदलेगी, बट वैल्यू अप डाउन होगी। वैल्यू अप डाउन मतलब ऐसे चलता हुआ आप दिखा सकते हैं, इसकी वैल्यू अप डाउन हो रही है, ठीक है। तो यहां से चाहे दिखाना दिखा दीजिए सर, इसकी वैल्यू अप डाउन हो रही है, मतलब फिक्स नहीं है। तो इस तरह की जो डीसी है उसे वेरिएबल डीसी या वेरिंग डीसी कहते हैं। यानी वेरिएबल का मतलब भी होता है कि जो वेरी कर रहा हो, यानी कि परिवर्तित हो रहा हो। तो परिवर्तित क्या होता है, केवल वैल्यू परिवर्तित होती है, इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती है। चलेगी तो पॉजिटिव डायरेक्शन में ही, बट वैल्यू चेंज नहीं होगी। इसके बाद तीसरा जो आता है वो आता है आपका पल्सेटिंग डीसी। तो पल्सेटिंग डीसी का जो साइन बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, यहां से आप उठाएंगे ऐसे चलेगा, ठीक है। फिर यहां से उठाएंगे ऐसे, एक एक पल्स मतलब पूरी हो रही है, फिर ऐसे इस तरह से, ये हमारा हो जाएगा पल्सेटिंग डीसी। ये क्या हो जाएगा, पल्सेटिंग डीसी, यानी कि एक एक पल्स जीरो जो है, वेरी तो वेरिएबल तो इसमें भी है, वेरी इसमें भी कर रही है, ऐसा नहीं है, बट ऐसा नहीं है, मतलब जैसे वेरिएबल डीसी वाला जो हम बनाए थे, इसको देखिए इस फिगर को, तो वेरिएबल डीसी का कैसे बनाए थे, ऐसे 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 कुछ भी अप डाउन हो रहा है। इसमें एक सीक्वेंस में चीजें चल रही हैं, यानी एक पल्स पूरी हुई, फिर एक सीक्वेंस में चल रही, दूसरी पल्स पूरी हुई, फिर एक सीक्वेंस, माने एक सीक्वेंस मिल रहा है आपको। तो इस तरह के जो डीसी होती है उसको पल्सेटिंग डीसी कहते हैं। बट हम जो यूज करते हैं वह प्योर डीसी यूज करते हैं। कोशिश हमारी यह रहती है कि प्योर डीसी यूज किया जाए। तो एक तरीका होता है भाई डीसी प्राप्त करने का, जो तरीका होता है, एक तो है बैटरी, बैटरी से जो डीसी मिलती है वो तो प्योर डीसी होती है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहती है बैटरी से। लेकिन हर जगह बैटरी लगाना और डीसी लेना थोड़ा कठिन होता है। तो दूसरा काम क्या करते हैं, हमारे पास एसी है और हम कन्वर्टर लगा करके एसी को डीसी में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो जब एसी को हम डीसी में कन्वर्ट करते हैं कन्वर्टर के माध्यम से, उस समय जो हमको डीसी प्राप्त होती है उसमें थोड़ी परेशानी होती है। परेशानी किस बात की होगी कि प्योर डीसी नहीं मिल पाती हमको, वेरिएबल मिल जाती है, पल्सेटिंग मिल जाती है। तो फिर हमको क्या करना पड़ता है कि कन्वर्टर के आगे फिर हमको फिल्टर सर्किट लगानी पड़ती है। फिल्टर का मतलब कि जो छांट दे, किसको, एसी के जो वेव्स हैं उनको छांट दे और हमें प्योर डीसी दे दे। जैसे फिल्टर, पानी में आप फिल्टर करते हैं, आरओ लगा करके पानी को फिल्टर करते हैं, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में भाई पानी में जो गंदगी मिली हुई है या सॉलिड्स हैं उनको छान देता है। ऐसे ही यहां पर भी जब एसी से हम डीसी कन्वर्ट करेंगे किसी कन्वर्टर के माध्यम से, तो उसमें जो डीसी हमें मिलेगी वो प्योर डीसी नहीं होगी। तो प्योर डीसी यानी कि उसमें एसी का भी कुछ अंश मिला रहता है। तो उसके लिए फिर हमें सर्किट में फिल्टर सर्किट्स लगानी पड़ती हैं, जिसको आप इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्शन में पढ़ेंगे, फिल्टर सर्किट क्या होती हैं, कैसे वर्क करती हैं ये। और
प्योर डीसी हमें कैसे देती हैं। ठीक है, तो अभी वहां पर जाने की जरूरत नहीं है। अभी जो टॉपिक चल रहा है उस पर कंसंट्रेट करते हैं, क्योंकि वो एक अलग विषय हो जाता है। तो हम यही यहाँ पर आपको बताना चाह रहे थे। अब इसके बाद अगला पॉइंट हमारा आएगा एसी। हमने क्या अभी जाना कि डीसी यानी कि डायरेक्ट करंट, इसका हिंदी नाम होता है दिष्ट धारा। और यह जो है इसकी कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। दिष्ट धारा किसे कहते हैं? ऐसी विद्युत धारा जिसका मान और दिशा समय के साथ परिवर्तित नहीं होता है, उसे दिष्ट धारा यानी कि डायरेक्ट करंट बोलते हैं। और यह 3 प्रकार की होती है। एक प्योर डीसी होती है, एक वेरिएबल डीसी होती है, और एक पल्सेटिंग डीसी होती है। तो अब इसके बाद अगले पॉइंट पर चलते हैं। हम अल्टरनेटिंग करंट यानी कि एसी की बात करते हैं। एसी जैसा कि इसका नाम है अल्टरनेटिंग करंट, हिंदी फुल फॉर्म आपको बता ही दिया हूं। इसका हिंदी नाम क्या होता है? प्रत्यावर्ती विद्युत धारा। प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का मतलब कि ऐसी विद्युत धारा जो प्रतिक्षण बदलती रहती है। यानी कि जब हम इसका साइन वेव खींचते हैं इस तरह से, ये साइन वेव कुछ इस तरह से आता है, हमें दिखाई देता है। तो ये साइन वेव कुछ इस तरह से जब हमें दिखाई देता है, तो इसमें क्या होता है, ये जो प्रत्यावर्ती विद्युत धारा है ये क्या है? ये 0 पॉइंट बोला जाता है। 0 पॉइंट से स्टार्ट होती है। अब इसकी वैल्यू यहाँ पर बढ़ना शुरू होती है, ऐसे धीरे 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 ये बढ़ती जाती है, ऐसे बढ़ती जाती है। इसकी वैल्यू बढ़ते 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 एक समय अपने हाईएस्ट वैल्यू पर पहुंच जाती है। ये जो हाईएस्ट वैल्यू होती है इसको पीक वैल्यू बोला जाता है। ठीक है, ये शब्द याद रख लीजिएगा, पीक वैल्यू। हिंदी में इसको बोलते हैं शिखर मान। पीक वैल्यू पर पहुंचने के बाद या फिर डाउन होना शुरू कर होती है, धीरे धीरे नीचे आती है, धीरे धीरे नीचे आती है, नीचे आते आते फिर क्या होता है, ये 0 पर हो जाती है। अब ये तो हो गया पॉजिटिव डायरेक्शन। अब इसके बाद ये चलेगी निगेटिव डायरेक्शन में, इधर को, यहाँ 0 के बाद अभी निगेटिव डायरेक्शन में आ गई नीचे की तरफ। तो नीचे की तरफ आ गई, तब 0 होने के बाद फिर ये धीरे 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 अप होना शुरू करेगी। ठीक है, अप होते होते आ गई अपने पीक वैल्यू पर निगेटिव डायरेक्शन में। यह यहाँ पर भी इसका ये पीक वैल्यू होगा पीक। फिर यहाँ से अब डाउन होना शुरू होगी, डाउन होते 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 फिर ये 0 पर पहुंच जाएगी। ये टोटल इसको हम बोलते हैं 360 डिग्री इसने कवर किया। 0 से चलती है, ये जो एंगल बोला जाता है कि 90 डिग्री, 90 डिग्री, और ये एंगल हमारा हो जाता है 90, और फिर 90, यानी यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री चली, यहाँ से यहाँ तक फिर ये 90 पर आई, यानी कि 180 डिग्री चल गई। फिर यहाँ से 180 में प्लस 90 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 270। ये वाला वैल्यू आपका जो है ये 270 हो जाएगा, और ये वाला वैल्यू टोटल 360 हो जाएगा। अगर हम इसे किसी एंगल मतलब सर्कल में या एंगल के बेस में दिखाते हैं, तब ये 0 लाइन यहाँ वाली पीक वैल्यू यानी कि 90 डिग्री, फिर उसके बाद 180 डिग्री यहाँ पर, फिर 270 डिग्री यहाँ पर, फिर 360 घूम के यहाँ पर पूरा कंप्लीट। तो एक साइकिल बोला जाता है कि 360 डिग्री जब चलती है तो वो अपना एक साइकिल कंप्लीट कर लेती है इस तरह से। तो अभी हम कुल मिला के बताना चाह रहे हैं कि एसी है, और यह इसकी वैल्यू और डायरेक्शन दोनों प्रतिक्षण यानी कि समय के साथ चेंज होती रहती है। जैसे इसकी वैल्यू कंटिन्यूअस, देखिए सब बदल रही है, कंटिन्यूअस बदल रही है, कोई भी समय इसकी वैल्यू फिक्स नहीं है। 0 से शुरू होती है, हाईएस्ट पर जाती है, हाईएस्ट से फिर डाउन होती है, 0 पर आती है, फिर निगेटिव डायरेक्शन में 0 से लेकर के हाईएस्ट वैल्यू पर जाती है, हाईएस्ट से फिर डाउन होना शुरू होती है। तो इसकी वैल्यू और डायरेक्शन, डायरेक्शन मतलब प्लस में रही कुछ देर, उसके बाद फिर निगेटिव डायरेक्शन चलेगी। तो इसकी वैल्यू जो है वह टाइम के साथ बदलती रहती है और डायरेक्शन भी बदलती रहती है। इसलिए इसको हम बोलते हैं प्रत्यावर्ती विद्युत धारा। नाम से जैसे पता भी चल रहा है, प्रत्यावर्ती यानी कि प्रतिक्षण आवर्तित होने वाली, प्रतिक्षण बदलने वाली जो है जो विद्युत धारा है उसे बोलेंगे प्रत्यावर्ती विद्युत धारा। अब बात आती है, इसके भी अपने कुछ टाइप्स होते हैं। फ्रीक्वेंसी तो पता ही आपको 50 हर्ट्ज, इंडिया में इसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है एसी की।
अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग होती है, 60 8 GB होती है। और ज्यादा तो हमने इस पर रिसर्च नहीं किया है, आप लोग देख लीजिएगा अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग क्या रखा जाता है। कहीं किसी कंट्री का हमने पढ़ा था शायद, तो वहां पर 60 लिखा था वहां का। तो अलग अलग देशों का अलग अलग होता है। हमारे देश में जो इक्विपमेंट है वो 50 हर्ट्ज पे बने हैं। अगर जैसे विदेश से कोई आप इक्विपमेंट ले आते हैं और वह 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के लिए सपोर्टेबल नहीं है, तो फिर वह आपके यहाँ सही से प्रॉपर काम नहीं करेगा। यानी कि इक्विपमेंट वही है, आप बाहर से ले आए विदेश से कहीं से, तो वो वहां की फ्रीक्वेंसी के हिसाब से डिजाइन किया गया था, और आप अपने यहाँ लाए तो आपके यहाँ उसको प्रॉपर फ्रीक्वेंसी वाली सप्लाई नहीं मिल रही है, इसलिए वह प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएगा, हो सकता है कि खराब भी हो जाए। अब बात आती है जो है, जैसे हमने पढ़ा डीसी में अभी थोड़ी देर पहले, टाइप्स ऑफ डीसी, तो प्योर डीसी, वेरिएबल डीसी, पल्सेटिंग डीसी, ऐसे अब हम बात करेंगे जो है एसी में भी। तो एसी में भी हमारे टाइप्स होते हैं। तो कौन कौन सा एसी होता है? एक तो एसी होता है पहला वाला साइन वेव, साइन वेव, और दूसरा होता है हमारा स्क्वायर वेव, और तीसरा होता है हमारा सॉटूथ वेव। क्लासिफिकेशन याद रखिएगा, हम मतलब पढ़ेंगे केवल साइन वेव को, थोड़ा थोड़ा इनके बारे में बात करेंगे, और जो हम यूज करते हैं वो भी साइन वेव ही यूज करते हैं। तो बट इनके फिगर से थोड़ा देखेंगे कि किस तरह से साइन वेव होता है, कैसे स्क्वायर वेव होता है, कैसे सॉटूथ वेव होता है। तो साइन वेव तो अभी आपने देख ही लिया इसके पहले में, तो उसको छोड़ते हैं। दूसरा पॉइंट देखते हैं स्क्वायर वेव। स्क्वायर वेव में जैसे हमने एक्सिस बना लिया, हमारी एक्स एक्सिस हो गई और हमारी वाई एक्सिस हो गई। अब इसमें क्या है, स्क्वायर स्क्वायर की तरह करंट चली, ऐसे ऐसे ये हुआ, एक स्क्वायर बन गया। अब नीचे यही स्क्वायर अब नीचे चला आएगा ऐसे, ठीक है। तो ऐसी इस तरह से चलती है, इसको बोलते हैं स्क्वायर वेव। इस तरह की एसी का साइन कहीं मिले, कभी कभी एक नंबर में एग्जाम में केवल ए दे देगा ना, ऐसे फिगर ए दे देगा और बोलेगा ये एसी का कौन सा टाइप है, तब आपको यहां बताना है स्क्वायर वेव है। अच्छा, अब दूसरा देखते हैं हम लोग सॉटूथ वेव। तो सॉटूथ वेव, जैसा नाम इसका देख रहे हैं आप, क्या लिखा है, सॉटूथ वेव। सा मतलब क्या होता है, दांते। आरी देख रहे हैं, आरी लकड़ी काटने वाली आरी, या लोहा काटने वाली हैक्सा ब्लेड, उसमें जो दांते होते हैं कुछ इस तरह से बने होते हैं, ऐसे ऐसे कुछ इस तरह से रहते हैं। थोड़ा सा सही नहीं बना पाया मैं इसको, एक लाइन पे ऐसे दिखाते हैं। मान लो ऐसे लाइन है, ऐसे इस तरह से कुछ दांते उसके बने रहते हैं। लकड़ी काटने वाली आरी या हेक्सा ब्लेड में दांते इस तरह से, टीथ, उसको टीथ बोलते हैं इंग्लिश में। तो टीथ जो है कुछ इस तरह के ऑर्डर में अरेंज रहते हैं, इसीलिए इसका इस तरह की जो वेव से चलती है उसे बोलते हैं सॉटूथ वेव। इसका भी हम जो साइन बनाएंगे कुछ इस तरह से बनाएंगे। ये हमारी एक्स एक्सिस हो जाएगी, ये हमारी वाई एक्सिस हो जाएगी, और यहां से ऐसे हम दिखाएंगे, ये थोड़ा नीचे डायरेक्शन में दिखाएंगे, ये ऐसे, ठीक है। इस तरह से हमारा ये चलेगा सॉटूथ वेव। सा से आप समझ जाइएगा, सा मतलब जो है जैसे हैक्सा, हैक्सा हैक्सा जान ही रहे हैं, लोहा काटने वाला जो आरी होता है उसे हैक्सा बोलते हैं। तो उडेन सा, उडेन मतलब लकड़ी काटने वाली जो आरी होती है उसे उडेन सा बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। हैक्सा लोहा काटने वाली आरी को बोलते हैं, और उडेन सा जो है वो लकड़ी काटने वाली आरी को बोलते हैं। मैं एक मिनट आपको दिखा भी रहा हूं, उडेन सा मेरे पास है, ये फिगर देखिए, ये उडेन सा है। हैंडल देखिए इसका इस तरह से,
तो इसको वुडन सा बोलते हैं। इसके टीथ देखिए किस तरह से हैं, एक मिनट ऐसे देखिए, टीथ दिखा। जो मैं बता रहा हूं ना कि सा मतलब वही होता है कि जो टीथ होते हैं इन्हीं को सा बोला जाता है। ये जो टीथ ऐसे ऐसे बने होते हैं इन्हीं को सा बोला जाता है। तो हैक सा, वुडन सा, तो सा की तरह जो वेव चलती है, सा की तरह जो वेव चलती है उसे बोलते हैं साटूथ वेव। तो कुल मिला के अब आप समझ गए कि एसी के तीन टाइप, एसी वेव्स के तीन टाइप होते हैं। एक होता है साइन वेव, एक होता है स्क्वायर वेव और एक होता है साटूथ वेव। ठीक है। बाकी और डिटेलिंग में धीरे धीरे चलेंगे, धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे। अगला पॉइंट आता है हमारा मेरिट्स ऑफ एसी ओवर डीसी। क्या आता है? मेरिट्स ऑफ एसी ओवर डीसी। इसका मतलब क्या हुआ कि डीसी की तुलना में एसी के लाभ क्या है। अपनी अपनी जगह दोनों इंपॉर्टेंट हैं, बट डीसी की तुलना में एसी ज्यादा लाभकारी है। क्यों? तो कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम लोग एक एक करके पढ़ लेते हैं। अब देखते हैं मेरिट्स ऑफ एसी ओवर डीसी। मतलब डीसी की तुलना में एसी के लाभ क्या है। पहला पॉइंट हम लिख सकते हैं ट्रांसमिशन एट लो कास्ट। इसका मतलब क्या हुआ? ट्रांसमिशन एट लो कास्ट। सबसे पहले इस वर्ड को आप समझ लीजिए, ट्रांसमिशन, हिंदी में इसको बोलते हैं पारेषण। ट्रांसमिशन क्या है? जैसे जो पावर प्लांट होते हैं, जैसे कि हाइड्रो पावर प्लांट या थर्मल पावर प्लांट, वहां पर बिजली पैदा हुई तो उसे एक सिटी से दूसरे सिटी भेजना है, या स्टेट ग्रिड भेजना है, या नेशनल ग्रिड भेजना है। आप देखे होंगे आपके गांव में खेतों के बीच से होकर के ऊंचे ऊंचे टावर वाली लाइनें गई हुई हैं, वो सब टोटल ट्रांसमिशन लाइन है जो कि हजारों किलोमीटर की रेंज में चलती हैं, एक सिटी से दूसरे सिटी चलती हैं। ठीक है, तो उसे ट्रांसमिशन लाइन या फिर आप हिंदी में बोल सकते हैं कि पारेषण लाइन बोलते हैं। जब यह लाइन आपके सिटी के, आपके शहर के स्विच यार्ड तक आ जाती है तो उन्हें स्टेप डाउन कर लिया जाता है। स्टेप डाउन करके फिर उन्हें आपके गांव के मोहल्लों में, शहरों में, अलग अलग मोहल्लों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो स्विच यार्ड के बाद जो लाइन हमारे घरों तक पहुंचाने के लिए प्रयोग की जाती है उसे डिस्ट्रीब्यूशन लाइन बोलते हैं। और प्रोडक्शन से लेकर के जहां उत्पादन हुआ वहां से लेकर के ग्रिड तक या आपके सिटी के स्विच यार्ड तक पहुंचाने वाली जो लाइन होती है उसे ट्रांसमिशन लाइन बोलते हैं। और ट्रांसमिशन लाइन की देखभाल का जो काम है वो पावर ग्रिड नाम की कंपनी करती है। पावर ग्रिड काफी अच्छी कंपनी है और भारत सरकार की यह महारत्न कंपनी है। आईटीआई और पॉलिटेक्निक और डिप्लोमा के बच्चे इसमें अपने करियर की तलाश कर सकते हैं। अच्छा सैलरी पैकेज देती है और साथ ही साथ अच्छा बोनस वगैरह देती है। तो अब बात करते हैं हम ट्रांसमिशन एट लो कास्ट। लो कास्ट पर ट्रांसमिशन कैसे कर सकते हैं? जैसे भाई डीसी है, अब एकदम ध्यान से समझिए। जैसे डीसी है तो डीसी को तो ट्रांसमिट करना कठिन है। डीसी को आप पहले तो वोल्टेज स्टेप अप नहीं कर पाएंगे। एक जगह से दूसरी जगह आपको डीसी भेजना है तो कैसे भेजेंगे? तार के थ्रू ही भेजेंगे। तो तारों में ही रेजिस्टेंस होता है, तारों में वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा और आपकी डीसी, मान लीजिए सोर्स पे आपने 200 वोल्ट डाली, 200 वोल्ट डीसी डाली, जहां पहुंचना है वहां 200 वोल्ट पहुंची नहीं, रास्ते में ड्रॉप हो गया, काम खत्म। तो डीसी को ट्रांसमिट करना बहुत कठिन है और वो भी लंबी दूरी तक। लंबी दूरी तक डीसी को ट्रांसमिट ही नहीं कर पाएंगे। बात आती है एसी की।
एसी का जो प्रोडक्शन होता है वह लगभग 11 केवी यानी कि 11,000 वोल्ट या 33 केवी यानी कि 33,000 वोल्ट, इतने वोल्टेज पर एसी का तो प्रोडक्शन होता है। उसके बाद इसको ट्रांसफार्मर के द्वारा स्टेप अप कर देते हैं। अब वोल्टेज बढ़ा देते हैं, वोल्टेज बढ़ा के 1,32,000 कर दिए, और 400 केवी कर देते हैं। 400 केवी का मतलब क्या हुआ? 400, 3 जीरो बढ़ा लीजिए, 1 2 3, कितना हुआ आपका? हो गया 4 लाख वोल्ट। ऐसे ही एक 132 केवी कर देते हैं, 1,32,000 वोल्ट। तो ट्रांसफार्मर के द्वारा वोल्टेज को स्टेप अप कर देते हैं ट्रांसमिट करने के लिए। क्यों कर देते हैं? ट्रांसमिट करने के लिए। ट्रांसमिट करने के लिए क्यों स्टेप अप कर देते हैं? वोल्टेज को जब हम स्टेप अप कर देते हैं तब करंट कम हो जाती है। जो तार हमारे रास्ते में यूज होंगे उनमें कम करंट फ्लो होगी। वोल्टेज हाई होगा, करंट कम होगी। ठीक है, ये सिस्टम है, आप इसको जानते रहिए। वोल्टेज अगर हाई रहेगा तो करंट कम रहेगी। तो वोल्टेज को हम स्टेप अप करके हाई कर देते हैं तो करंट कम हो गई। अब कम करंट को हमें ट्रांसमिट करना है तो हमें ज्यादा मोटे तार नहीं चाहिए। जब ज्यादा मोटे तार नहीं चाहिए तो यानी कि पतले तार चाहिए। पतले तार का जो लागत मूल्य होगा वह कम होगा और वजन हल्का होगा। तो सबसे पहले बचत यहां पर हो गई कि लागत मूल्य कम हो गया। ठीक है, किसका? तार जो हम जिन तारों के थ्रू अपनी इलेक्ट्रिसिटी को, एसी को ट्रांसमिट करेंगे, तो लागत मूल्य कम हो गया। दूसरा, तार हल्के हैं तो हल्के तारों को इन टावरों के ऊपर, जो टावर है, इन टावरों के ऊपर होल्ड कराना है, टावरों के ऊपर बांध के ले जाना है। तार हल्के हैं तो हमारे टावर को भी हल्का हम बना सकते हैं। अगर तार वजन रखेंगे तो फिर टावर को और मजबूत बनाना पड़ेगा। तो यहां पर क्या हो गया कि टावर में भी हमारी बचत हो गई, हल्का टावर बनाना पड़ा, तार खरीदने में भी हमारी बचत हो गई, और साथ ही साथ हमने वोल्टेज को स्टेप अप कर दिया। तो रास्ते में जो कुछ वोल्टेज ड्रॉप वगैरह होना है, अगर होने के बाद भी हम फिर स्टेप डाउन करके अपने जितना जरूरत का वोल्टेज है उतना जरूरत का ले लेते हैं, तो रास्ते में हमारा कोई ड्रॉप भी नहीं हुआ। जबकि डीसी में क्या है? डीसी में ऐसा संभव नहीं है। डीसी में जितना आप भेजेंगे उतना आपको अगले एंड पे मिलेगा नहीं, स्टेप अप कर नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए जो है हमारा पहला पॉइंट क्या है? ट्रांसमिशन एट लो कास्ट, निम्न लागत पर पारेषण। तो ये हमारा एसी का एक लाभ है। दूसरा पॉइंट आता है हमारा प्रोडक्शन एट हाई वोल्टेज। प्रोडक्शन एट हाई वोल्टेज किसका? एसी का। एसी का प्रोडक्शन हाई वोल्टेज पर किया जा सकता है। जैसा अभी हमने चर्चा किया कि 33 केवी या फिर 11 केवी पर इसका प्रोडक्शन होता है अल्टरनेटर के द्वारा, जहां पर अल्टरनेटर आदि लगे होते हैं। ठीक है, तो 33 केवी का प्रोडक्शन हुआ, 11 केवी का हुआ, फिर इसको ट्रांसफार्मर के द्वारा हमने स्टेप अप भी कर लिया। बट डीसी में तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। डीसी का प्रोडक्शन जो है हाई लेवल पर नहीं कर सकते हैं आप। क्यों नहीं कर सकते? देखो, डीसी आपको प्राप्त कैसे होगी? डीसी प्राप्त होगी बैटरी से। बैटरी से कितना मिल सकता है? 12 वोल्ट, 24 वोल्ट, इससे ज्यादा आप 110 वोल्ट ले लीजिए, थोड़ा और कुछ बैटरियां सीरीज में जोड़ लीजिए, बहुत बड़ा आपका कंपार्टमेंट बन जाएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा भाई 220 वोल्ट आप बना लेंगे डीसी का, इससे ज्यादा आप क्या करेंगे फिर? लेकिन अगर हमें प्रोडक्शन करना है जनरेटर से, तो जनरेटर में भी हमारे पास होता है डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर आता है, लेकिन डीसी जनरेटर की भी अपनी एक लिमिट होती है। ये मैक्सिमम 650 वोल्ट तक ही उत्पादन कर सकता है। क्यों? क्योंकि डीसी जनरेटर में प्राइम मूवर होता है, प्राइम मूवर को घुमाना है। तो डीसी जनरेटर में क्या लगा रहता है? कम्यूटेटर लगा रहता है, कार्बन बस उस पर घिसकता रहता है, यानी कि स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट बनाता है। कार्बन बस आपका टूट जाएगा, कम्यूटेटर की जो कॉपर की स्ट्रिप्स हैं टूट के अलग हो जाएंगी, बहुत हाई स्पीड पर, बहुत हाई आरपीएम पर अगर आप घुमाएंगे तो। इसलिए डीसी का प्रोडक्शन एक लिमिटेड वोल्टेज तक ही किया जा सकता है।
तो डीसी का प्रोडक्शन 650 वोल्ट तक होता है और एसी का प्रोडक्शन जो है 11,000 वोल्ट या 33,000 वोल्ट तक होता है। तो इसलिए एसी हमारी डीसी की तुलना में अच्छी है। अगला पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 3, इजी वोल्टेज कन्वर्जन। यानी कि सरल वोल्टता परिवर्तनीय। इसका मतलब क्या हुआ, सरल वोल्टता परिवर्तनीय, यानी कि एसी के वोल्टेज को आसानी से स्टेप ट्रांसफार्मर लगा करके स्टेप अप या स्टेप डाउन कर सकते हैं, जबकि डीसी के वोल्टेज को आसानी से स्टेप डाउन या स्टेप अप नहीं किया जा सकता है। ठीक है, स्टेप अप करने के लिए, डीसी वोल्टेज को स्टेप अप करने के लिए आपको लगाना पड़ेगा रोटरी बूस्टर। और स्टेप डाउन करने के लिए आपको लगाना पड़ेगा रिहोस्टेट। रिहोस्टेट या वेरिएबल रेजिस्टेंस आप लिख सकते हैं इसको। आगे लिख लीजिएगा वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो एसी को बहुत ही आसानी से स्टेप अप स्टेप डाउन कर सकते हैं, यानी कि वोल्टेज को आसानी से चेंज कर सकते हैं, जबकि डीसी में नहीं कर सकते। क्यों, क्या परेशानी हो रही है, डीसी में रोटरी बूस्टर लगाएंगे स्टेप अप करने के लिए और ये आपका रियोस्टेट या वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाएंगे स्टेप डाउन करने के लिए। तो परेशानी क्या होगी कि ये रियोस्टेट, ये रोटरी बूस्टर, ये सब क्या है, ये खुद एक प्रकार के लोड हैं और यह वोल्टेज को ड्रॉप करा देंगे खुद ही। तो हमें कोई फायदा नहीं होने वाला। पहले तो हम क्या है, एक जगह दूसरी जगह ट्रांसमिट नहीं कर पा रहे हैं, दूसरी चीज वोल्टेज को स्टेप अप स्टेप डाउन कराने में रास्ते में खुद ही एज ए लोड वर्क कर रहे हैं, तो ये खुद वोल्टेज को ड्रॉप करा देते हैं। इसलिए जो है आसान नहीं होता है कि डीसी वोल्टेज को स्टेप अप स्टेप डाउन करना। ठीक है, तो जबकि एसी में बहुत ही इजी है, बस ट्रांसफार्मर लगाइए, कोई लॉस नहीं, बीच में कुछ नहीं, नेग्लेजिबल लॉस पे आपका वोल्टेज अप हो जाएगा या डाउन हो जाएगा। ये 3 पॉइंट हमने देखा। इसके बाद चौथा पॉइंट हम देखते हैं, सिंपल इक्विपमेंट कंस्ट्रक्शन। स्पेलिंग आगे पूरी कर लीजिएगा। सिंपल इक्विपमेंट कंस्ट्रक्शन मतलब कि सरल उपकरण संरचना। इसका मतलब क्या हुआ इस हेडिंग का, इस हेडिंग का मतलब यह है कि जो एसी के इक्विपमेंट्स होते हैं उनकी संरचना डीसी के इक्विपमेंट्स की तुलना में बहुत ही सिंपल होती है। जैसे बात कर लेते हैं हम एक एसी मोटर और एक डीसी मोटर की। एक एसी मोटर है, एसी मोटर को एक एसी मोटर है, एसी मोटर को बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, एसी मोटर के लिए मोटर का बॉडी ऐसे हुआ, ठीक है, यहाँ पर किनारे किनारे मतलब स्टेटर फील्ड हो जाती है, बीच में एक रोटर हो जाता है। ठीक है, बीच में क्या हो जाता है, एक रोटर हो जाता है। बस रोटर कैसा होता है, रोटर शॉर्ट सर्किटेड कॉपर कंडक्टर या एल्युमिनियम कंडक्टर का रोटर होता है और यहाँ सब पर आपकी किनारे किनारे सब फील्ड वाइंडिंग कर दी जाती है, यानी कि स्टेटर फील्ड की वाइंडिंग कर दी जाती है। बस हो गया सिंपल, बस अब कुछ नहीं करना, मोटर बन के तैयार है। ये जब तक इसकी कॉइल नहीं जलेगी स्टेटर की तब तक ये कभी खराब नहीं होने वाला। रोटर में कोई वाइंडिंग होती नहीं है तो रोटर अमूमन जल्दी शॉर्ट नहीं, रोटर तो शॉर्ट होता ही है पहले से ही। ठीक है, तो रोटर में कोई वाइंडिंग ऐसी चीज होती नहीं, इसलिए रोटर खराब नहीं होता है। खराब होता है अगर तो स्टेटर खराब होता है। जब स्टेटर वाइंडिंग जलेगी
तभी इस मोटर पर कोई वर्क करना है, अदरवाइज इस मोटर में कोई मेंटेनेंस नहीं, कुछ भी काम नहीं करना है। अब यही हम एक डीसी मोटर की बात करते हैं। अगर हम यहीं पर एक डीसी मोटर की बात करें तो डीसी मोटर में क्या है कि ये मोटर है, यहाँ पर फिर आप क्या लगाते हैं, फील्ड पोल लगाते हैं, इधर लगाते हैं फील्ड पोल लगाते हैं, फिर यहाँ पर शाफ्ट लगाते हैं, शाफ्ट तो मान लो सब में रहती है, फिर इसके बाद आर्मेचर लगाते हैं, ठीक है। आर्मेचर के बाद फिर अब यहाँ और दिखा नहीं जा सकता, कम्यूटेटर लगाएंगे, कार्बन ब्रश लगाएंगे, कार्बन ब्रश को होल्ड करने के लिए फिर ब्रश होल्डर लगाएंगे, ये सब चीजें हैं। और इनमें बराबर मेंटेनेंस भी आता रहेगा, क्योंकि जो कार्बन ब्रश लगता है डीसी मोटरों में, वो कार्बन ब्रश एक समय के बाद घिस के खत्म हो जाता है। तो हर महीने आपको चेक करना है कि कार्बन ब्रश खत्म तो नहीं हो गया, कम्यूटेटर के ऊपर कार्बन तो नहीं ज्यादा जम गया है, कार्बन की लेयर तो नहीं जम गई है, कम्यूटेटर माने बहुत गंदा तो नहीं हो गया, उसे सफाई करना है, कम्यूटेटर के ऊपर गड्ढे तो नहीं पड़ गए हैं, कम्यूटेटर की पत्तियां ढीली तो नहीं पड़ गई हैं। ये सब बराबर मेंटेनेंस का काम होता है, और तो इसकी लागत कास्ट भी महंगी आती है डीसी मोटर की। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारी एसी मोटर होती है उसका उसका जो है उसका जो कंस्ट्रक्शन होता है, उसकी जो बनावट होती है वो सिंपल होती है, और ज्यादा कोई मेंटेनेंस नहीं आता। एक बार बना के आपने लगा दिया, जहां पे लगा दिया चलता रहेगा, जब उसकी स्टेटर वाइंडिंग जलेगी तभी वो उसमें कुछ काम करना है, अदरवाइज कोई काम नहीं करना है। बस बीच बीच में आपको क्या करना है कि मोटर के एंड कपर पे जो बियरिंग लगी होती है उसी बियरिंग में ऑयलिंग ग्रीसिंग कर देना होता है बाहर से ही, बस। तो हम कह सकते हैं कि जो एसी इक्विपमेंट्स होते हैं वह डीसी इक्विपमेंट्स की तुलना में मोर रिलायबल होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है एक पॉइंट और आता है, इजीली कन्वर्टेबल इनटू डीसी। कौन सा पॉइंट है? 5वां पॉइंट है, पॉइंट नंबर 5, इजीली कन्वर्टेबल इनटू डीसी। जो एसी होती हैं उनको बहुत ही आसानी से, एसी को बहुत ही आसानी से डीसी में कन्वर्ट किया जा सकता है। कैसे? ब्रिज रेक्टिफायर, एससीआर लीजिए, एससीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। एससीआर लीजिए, 4 एससीआर लीजिए, चारों को जोड़ करके एक ब्रिज रेक्टिफायर बना लीजिए, और इसके 2 टर्मिनल पर एसी सप्लाई दीजिए, और बचे हुए 2 टर्मिनल से आपको डीसी सप्लाई मिलेगी, ठीक है। बहुत ही आसानी से आप एसी को डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट अगर हम कहें कि डीसी को एसी में कन्वर्ट करो, तो डीसी को एसी में कन्वर्ट करने के लिए पूरा आपको इन्वर्टर लगाना पड़ेगा। जैसा कि घरों में आप लोग यूज भी कर रहे हैं, सबके घरों में इन्वर्टर है, 12 वोल्ट की बैटरी लगाते हैं, उससे फिर 12 वोल्ट को 220 वोल्ट की एसी में कन्वर्ट करके चलाते हैं, लेकिन उसके लिए पूरा इन्वर्टर सर्किट लगता है। वो कठिन काम है, आए दिन मेंटेनेंस भी लगता रहता है, कॉस्टली पड़ता है। तो एसी को डीसी में कन्वर्ट करना आसान है, जबकि डीसी को एसी में कन्वर्ट करना कठिन है। तो ये 5 पॉइंट हमारे हो गए मेरिट्स ऑफ एसी ओवर डीसी के। अब बात करते हैं डीमेरिट्स ऑफ एसी ओवर डीसी। डीमेरिट्स ऑफ एसी ओवर डीसी, यानी डीसी के ऊपर अब क्या है, एसी का डीमेरिट क्या है? तो एसी का डीमेरिट जो पहला पॉइंट होता है कि लिमिटेड मैग्नेटिक लिमिटेशन आप कह सकते हैं। लिमिटेड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो इस जैसे मैग्नेट बनाना है आपको, एक परमानेंट मैग्नेट बनाना, तो परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए डीसी का ही इस्तेमाल किया जाता है, एसी का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। एसी से जो मैग्नेट बनता है वह अल्टरनेटिंग टाइप मैग्नेट बनता है, और अल्टरनेटिंग टाइप मैग्नेट का हर जगह इस्तेमाल नहीं किया जाता है।
तो अगर आप परमानेंट मैग्नेट बनाना चाह रहे हैं तो आपको डीसी सप्लाई आवश्यक है। तो एसी का ये डिमेरिट है कि इसका मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट लिख दीजिए इसको, लिमिटेड मैग्नेटिक इफेक्ट, फील्ड नहीं, लिमिटेड मैग्नेटिक इफेक्ट। ये इसका जो मैग्नेटिक इफेक्ट है वो लिमिटेड होता है एसी का, ठीक है, क्योंकि इससे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा अल्टरनेटिंग टाइप का बनेगा। बहुत डिटेलिंग में हम आपको मैग्नेट चैप्टर जब पढ़ाएंगे तो वहां बता देंगे। दूसरा पॉइंट क्या आता है, दूसरा पॉइंट आता है जो है हाई हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इंसुलेटर आर नेसेसरी। हाई, ये क्या चीज है अभी बता रहा हूं। हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इंसुलेटर आर नेसेसरी लिख दीजिए, चाहे रिक्वायर्ड लिख दीजिए। इंसुलेटर, जैसे ट्रांसमिशन लाइन की बात करते हैं हम, डिस्ट्रीब्यूशन की लाइन बात करते हैं, तो हर जो खंभे होते हैं यानी कि जो पोल होते हैं, सब पोलों में तार को लटकाने के लिए इंसुलेटर यूज किया जाता है। तो इंसुलेटर एक प्रकार का विद्युत का अचालक होता है। उसी के लिए यहाँ पर यह वर्ड यूज किया गया, हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, यानी कि जिस इंसुलेटर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ऐसे बोल सकते हैं आप, जिस मटेरियल की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा हाई होती है वह विद्युत का उतना ही अच्छा उचालक होता है, ठीक है। जिस मटेरियल की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जितनी हाई होती है वह इलेक्ट्रिसिटी का उतना ही अच्छा इंसुलेटर होता है। तो हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इंसुलेटर आर रिक्वायर्ड या यूज्ड। तो जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन होती है हाई वोल्टेज पर चलती है, तो हाई वोल्टेज पर चलती है तो वोल्टेज लीक हो सकता है, वोल्टेज लीक होकर के पोल के थ्रू जमीन में आ सकता है, लोगों के लिए खतरा बन सकता है। तो इससे बचने के लिए हमें हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वाले इंसुलेटर यूज करने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये डिमेरिट है, जबकि डीसी को वह ट्रांसमिट करना है तो इसमें हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वाला इंसुलेटर ऐसा कोई चीज की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी चीज तो यही है कि डीसी को हम ट्रांसमिट ज्यादा दूर तक कर ही नहीं पाएंगे, तो ट्रांसमिट करने का कोई मतलब ही नहीं। 2 पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट होता है कि जो है, जो हमारा अर्थिंग होता है, अर्थिंग नेसेसरी, अर्थिंग। अर्थिंग इज नेसेसरी। तो जो हमारे एसी के इक्विपमेंट्स हैं उनको अर्थ करना बहुत जरूरी है। एसी जहां पैदा होती है यानी कि जो पावर जनरेशन स्टेशन होते हैं वहां पर जो ट्रांसफार्मर लगे हैं, आपके घरों में जो इक्विपमेंट्स हैं, मतलब ट्रांसमिशन से लेकर के आपके घर के इक्विपमेंट तक, हर जगह जहां पर भी जो चीजें हैं वहां जो भी इक्विपमेंट्स हैं सबको ग्राउंड करना जरूरी है, अर्थ से जोड़ना जरूरी है, ताकि किसी भी व्यक्ति को बिजली का झटका ना लग सके। जबकि डीसी में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, अर्थिंग करने की हमें कोई जरूरत नहीं होती है, ठीक है। डीसी में अर्थिंग करने की हमें जरूरत क्यों नहीं होती है? डीसी इक्विपमेंट्स में अगर किसी बच्चे को ये बात समझ में आ रही हो तो बताएगा, अगर नहीं समझ में आ रही है तो भी बताएगा, उसको अलग से क्लास में समझा देंगे। डीसी इक्विपमेंट्स को अर्थ करने की जरूरत क्यों नहीं है, जबकि एसी इक्विपमेंट्स को अर्थ करने की जरूरत पड़ती है, क्यों? ये मेरा क्वेश्चन रहेगा। अगर किसी बच्चे को समझ में आता है तो बताएगा, नहीं समझ में आता है तो भी बताएगा, तो उसके लिए अलग से क्लास लेकर बता दिया जाएगा। तो चलिए फिर जो है ये हमारा हो गया। आज हमने पढ़ा कि एसी क्या है, एसी की फ्रिक्वेंसी क्या है, टाइप ऑफ एसी, साइन वेव, स्क्वायर वेव, साटूथ वेव। डीसी क्या है, टाइप ऑफ डीसी, वेरिएबल डीसी, प्योर डीसी, पल्सेटिंग डीसी, ये सब पॉइंट्स पढ़ लिया। इसके बाद हमने मेरिट्स ऑफ एसी ओवर डीसी, एसी का डीसी के ऊपर जो लाभ है वो पढ़ लिया।
और फिर डीमेरिट भी पढ़ लिया, डीमेरिट्स ऑफ एसी ओवर डीसी, तो एसी का डीसी के ऊपर डीमेरिट क्या है वो भी पढ़ लिया। ठीक है, तो इस चैप्टर को यहीं पर माने इस क्लास को यहीं पर क्लोज करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। और जिन बच्चों को अगर ऑफलाइन पढ़ना हो, ऑनलाइन उतना बात ना समझ में आ रहा, ऑफलाइन पढ़ना चाहते हो तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे जो है। ठीक है, फिर ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।